नमस्कार। आज फिर एक बार हमारे साथ है सुमित तीर साहब। सुमित साहब जो हैं एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और बड़ी पैनी नजर रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की, चाइना की और सबसे ज्यादा अपने प्यारे इंडिया की, भारत की। उससे पहले आपको दो खबर देना चाहूंगा। एक खबर तो ये कि एक आईएसआई का ऑफिसर मारा गया था। हमने आपको एक खबर सबसे पहले दी थी। हमने सबसे पहले दिन ही, जिस दिन मारा गया था उसके कुछ ही घंटे बाद बोल दिया था कि ये आईएसआई का ऑफिसर मारा गया, हालांकि कोई भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद एक दिन बाद जाके कहीं और खबर आई कि आईएसआई का ऑफिसर था। बाकी सबने उसको एक दिन बाद, 2 दिन बाद बताया। दूसरी चीज, मिसाइल टेस्ट फेल हुआ पाकिस्तान का अभी हाल में, और उसका प्रूफ अब मेरे पास आ चुका है। मेरे दो दोस्त हैं, एक मिस्टर कूल नाम से चलाते हैं अपना ट्विटर हैंडल, दूसरे डीएफआई नाइट नाम से चलाते हैं। दोनों ने ये इमेजरी, एक्सक्लूसिव इमेजरी मुझे दी है, अपने ट्विटर पे भी डाली है इन्होंने। ये इस एक्सक्लूसिव इमेजरी से वो लोकेशन दिख रही है जहां से सैटेलाइट, जहां से ये मिसाइल छोड़े जाते हैं, और वहां पर एक काला धब्बा मतलब दिख रहा है। ये काला धब्बा, इससे पता लग रहा है कि कोई मिसाइल जरूर उड़ाया गया था, और मिसाइल खड़ा हुआ दिख रहा था कुछ टाइम पहले। साथ में एक खबर और, खुफिया खबर ये भी आई कि जिस दिन ये मिसाइल उड़ा है उसके अगले दिन, 5 तारीख के बाद, 6 तारीख को, यानी कि कल, मतलब परसों, सॉरी माफी चाहूंगा, परसों पहुंचे थे ये कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स, मिसाइल एक्सपर्ट्स इस साइट पे, और जाकर के उन्होंने चेकिंग की है। इससे ये भी पता लगता है, हो सकता है कि ये मिसाइल एक्सप्लोड कर गया और लोकेशन पे ही उड़ने की जगह, या थोड़ा उड़ के एक्सप्लोड किया, क्योंकि ये अपनी पूरी ट्रेजेक्टरी पे जाता हुआ नहीं दिखा है। मतलब मिसाइल फेल हुआ। खैर सुमित सर, आपसे मैं इन बातों से बाहर बात करूंगा, इन बातों से बाहर ये बात करूंगा। पहली चीज, जापान ने बनाया है इंडिया को, मतलब जापान बुलाने जा रहा है, कंसिडरिंग G7 की समिट में इंडिया को बुलाने की। अब तक G7 G8 हो गया बंद, अब तक इस समिट में इंडिया को बुलाया नहीं गया था, मतलब कभी मेंबरशिप नहीं दी गई, इतना इतना काबिल नहीं समझते थे ये लोग, लेकिन अब स्पेशली बुलाया जा रहा है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका, आपको प्रणाम, आभार और सभी दर्शकों को साधुवाद। देखिए, भारत के बिना अब कौन सा समीकरण, कौन सी परिस्थिति, कौन सा सम्मेलन, कौन सा समारोह या कौन सा कॉन्फ्रेंस हो, इवेंट हो, वो संभव है? G7 G8 तो पुरानी बातें हो गई है, क्योंकि G20 इन सबसे बड़ा है। अगर आज आप देखें, G20 is 85% of the world's GDP, 80% to 75% of the world's trade, and 60% of the world's population. इससे बड़ा समिट या इससे बड़ा समीकरण और कोई नहीं, और उसका प्रेसिडेंट है भारत। तो अब G7 या G8 में आपका समिट, आपका समीकरण, आपका समारोह अधूरा रह जाता अगर आप भारत को नहीं बुलाते हैं। तो भारत को बुलाना आपकी मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। हम पे एहसान नहीं किया किसी ने। हम नहीं जाएंगे तो उनकी दाल फीकी रह जाएगी। हम नहीं जाएंगे तो उनका इवेंट अधूरा रह जाएगा। हम दुनिया की, आप देखिए, by this year end, yeah, by mid of next year, we'll cross China's population as per my estimates. वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री को, वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को, थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री पावर को अगर आप नहीं बुलाओगे, कौन सा G7, कौन सा G8? आपकी मेडन एज देखिए कहाँ, हमारी मेडन एज देखिए कहाँ, हमारा इंडस्ट्रियल आउटलुक देखिए कहाँ, हमारा आपका देखिए। आज वैसे भी आजकल महादेव की कैसी अनुकंपा रही। भारत हैज बिकम द थर्ड बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर, ऑटो मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। अब यूएस है, चाइना, उसके बाद इंडिया है। अब आप एविएशन में देखिए, भारत इज द थर्ड बिगेस्ट एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। भारत की एविएशन इंडस्ट्री का आप CAGR देखिए, आप 25% है, 20% है, जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो आप किसी भी चीज में तुलना कीजिए, भारत तो ऊपर ऊपर जा रहा। और वहां चाइना में क्या हुआ? चाइना में वो जैक मा आर्ट ग्रुप से भी उठ गया, वहां वो भाग गया टोक्यो। तो भारत का सितारा हर जगह चमक रहा है रोहित भाई। मैं आपको हमेशा कहता था, हम लोग को बुलाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। We are not demanding respect. We are commanding respect by the virtue of our hard work and the zeal and the power we have. हमें अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। जैसे एक सार्क हुआ करता था, उसमें से भारत निकल गया तो सार्क गया। आज ITU2 की बात करें, आज ब्रिक्स की बात करें, SCO की बात करें, किसी की भी बात करें, बिना भारत के क्या संभव है? बिना भारत के क्या वाइबल है? ये G7 G8 तो अब उन्हें भूल जाने चाहिए। आज की कहानी है बिग फोर।
बिग फोर में भारत है, और मतलब परमात्मा की कृपा से जल्दी 2 नंबर पे आ जाएगा, और फिर आने वाले 30 साल में विल बी नंबर 1. So that there's not a century of India, there are centuries of India ahead, and world has to recognize this. ये जो हमें बुलाया जा रहा है रोहित भाई, ये दुनिया इसको जान रही है, मान रही है, पहचान रही है, और इसके सामने झुक के सलाम कर रही है. आपको बुलाना पड़ेगा, आप एहसान नहीं करें, you don't have a goddamn option. That is the whole logic, brother. जी. राइट. अच्छा अच्छा, एक एक ग्लोबल साउथ समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया कर रहा है, जिसमें 120 कंट्रीज ज्वाइन करेंगे. मतलब इंडिया, ये छोटे साउथ समिट, छोटे कंट्रीज, इन सब का नेता बनता दिख रहा है. एक बड़ा हुजूम है जो इंडिया के साथ चल रहा है या इंडिया के पीछे चल रहा है, जो बोलिए. इस समिट की पहली चीज तो इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरी चीज ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन में इंडिया कहां इसे कैपिटलाइज कर सकता है. देखिए रोहित भाई, ये बड़ा अच्छा विषय छेड़ा आपने. मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बोलता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, क्योंकि ये विषय काफी मेन स्ट्रीम मीडिया में छूट गया, काफी लोगों ने इसे छुआ नहीं. पर मैं आपको बताऊं, हमारे विरोधी और जो हमारे दुश्मन है, उनकी नजर है पूरी इस पर. अब इशारा कहाँ की तरफ, आप खुद समझिएगा. रोहित भाई, एक दुनिया में, एक यहाँ थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा विषय है. इसका G20, इसका हर चीज से रिलेशन है. रोहित भाई, दुनिया में करीब 86% कंट्रियां ऐसी हैं जिनका पर कैपिटा $10,000 से कम है, और केवल 14% कंट्रियां ऐसी है जिनका पर कैपिटा $10,000 से ऊपर है. मोटा मोटा 200 कंट्री ले लीजिए तो 170 कंट्रियां जो है उनका पर कैपिटा $10,000 से कम है. ये दुनिया की हकीकत है. पर आप इसी एनालॉजी में अगर देखें, कंज्यूमर कहाँ है, बायर कहाँ है, आज खपत कहाँ है. खपत है जो हमारे पास कंज्यूमर्स है. देखिए, हम बच्चों को छोड़ देते हैं, बुड्ढों को छोड़ देते हैं, या हमारे पास जो कंज्यूमर है, 3.5 to 4 बिलियन कंज्यूमर्स आर इन दिस 86% ऑफ द मार्केट. दुनिया की हर छोटी बड़ी एमएनसी या कंपनी का फोकस ये मार्केट है, और 1 बिलियन कंज्यूमर्स है आपके 14% मार्केट में. अब यहाँ एक गलती हुई है सबसे. और देखिए, भारतीयों में, और भारत चाणक्य का कर्म भूमि है, चाणक्य की जन्मभूमि, और हम में चाणक्य का रक्त बहता है, चाणक्य का डीएनए हम में है, तो हम थोड़े आगे की सोचते रोहित भाई. देखिए, हुआ क्या है, ये जो 14% कंट्रियां हैं, इनको हर एक ने टारगेट किया. वेस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज और कुछ अमेरिका वगैरह, सिंगापुर हो गया, कतर हो गया, जैसे हमने पहले भी बात की थी. अब इन 14% कंट्रियों को हर किसी ने टारगेट किया. चाइना की गलती कहाँ हुई, जापान की गलती कहाँ हुई? जापान सुपर पावर क्यों नहीं कर पाया? जापान ने टारगेट किया अमेरिका को और वेस्टर्न यूरोप को. चाइना ने, देखो, एक जापान का एक कॉन्सेप्ट दिया था, ट्रायो पावर. ट्रायो पावर एक कॉन्सेप्ट भी है कि जिसमें 3 पावर बताए गए हैं कि जापान, वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका, ये ट्रायो पावर है. जबकि वो समीकरण फेल हो चुका है, उस पर किताबें भी लिखी गई है. चाइना ने कहाँ गलती की? चाइना ने गलती की फिर इसी अमेरिका को बेचने के लिए, और आज अमेरिका को उनका ट्रेड डेप्ट खल रहा है, और आज उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कंपिटिटर और सबसे बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका बन गया है. करेक्ट. हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात उन 86% लोगों की, उस 4 बिलियन कंज्यूमर की, उस पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड की. लेट्स नॉट फॉरगेट 60% ऑफ द एमएसएमईज मेक अमेरिकन जीडीपी. तो जो गलती जापान ने करके पछड़ चुका है, जापान जिस गलती को करते करते चाइना घिस गया और अपनी ही माया जाल में फंस गया, वो गलती भारत नहीं कर रहा है. हमारी नजर है 86% लोगों पे, और ऐसा नहीं 14% को छोड़ रखा है. हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं. हम उस बड़ी दुनिया के बेताज बादशाह बन रहे हैं. अब ये जो समिट है, ये इसमें यही सारी कंट्री है. आज आप देखिए, पूरे अफ्रीका पे हमारा वर्चस्व है. अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, टेंजिबल चीजों पे बात करें, अफ्रीका पे चाइना का इन्वेस्टमेंट है $75 बिलियन, हमारा इन्वेस्टमेंट है $73 बिलियन. अफ्रीका की दूसरी आपको सच्चाई बताऊं, सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड है बजाज और टीवीएस. जब बजाज और टीवीएस गए, उससे पहले 200 चाइनीज कंपनियां, मोटरसाइकिल कंपनियां थी यहाँ पे अफ्रीका में. आपको पता कितनी कंपनियां बची है? अब कंपनियां बची है केवल 40. 160 कंपनियां बंद हो चुकी है. नंबर 1 जो बाइक टू व्हीलर बिक रहा है वो बजाज का बक्सर बिक रहा है. उसके बाद बिक रही है टीवीएस हमारी. दोनों भारतीय कंपनियां हैं.
और अगर आप देखें, मित्तल इज वन ऑफ द बिगेस्ट आयरन प्रोड्यूसर्स इन द होल वर्ल्ड। तो मेरे कहने का मतलब है, और जो अफ्रीका का जीडीपी है आज, पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट का जीडीपी भारत के जीडीपी से थोड़ा सा कम है, और ये इतना बड़ा लैंड मास है। पर अफ्रीका के पास क्या है? अफ्रीका के पास है हर रॉ मटेरियल, हर रेयर अर्थ, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, लिथियम, जो बोले वो अफ्रीका के पास है। और भारत चाइना से आगे है, भारत चाइना को मात दे चुका है अफ्रीका में। और ये जो 120 कंट्रियों में नाम हो रहा है, इसमें सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जो मित्र आ रहे हैं हमारे, वो अफ्रीका के हैं। जो पीछे हमने डेफ एक्सपो किया, सबसे ज्यादा 63 कंट्रियां अफ्रीका से। नो मनी फॉर टेरर, सारी कंट्रियां अफ्रीका की। और आज हम 75 कंट्रियों को हथियार बेच रहे हैं साहब, 75 कंट्रियों को हथियार बेच रहे हैं हम। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हमने पीछे डेफ एक्सपो किया तो करीब 70-75 कंट्रियों से लोग आए, ये भी हाईएस्ट डेफ एक्सपो किया था हमने। मेरे कहने का मतलब है, हम इस दुनिया जिसकी कोई ना सुनता है, ना कोई जानता, कोई ना मानता, हम इसको नाम दे रहे, नाम दे रहे, पहचान दे रहे और स्वाभिमान दे रहे। ये काम कर रहा भारत। क्यों? भारत बिलीव करता वासुदेवम कुटुंबकम में, द वर्ल्ड इज माई फैमिली। इस चीज को, इस परंपरा को भारत आगे बढ़ा रहा, विश्व के पटल पे आगे बढ़ा रहा है। दैट इज व्हाट द भारत इज डूइंग। अब हम इनसे क्या करें? एक वर्चुअल समिट होगा, इनसे हम मिलेंगे, इनकी समस्याएं समझेंगे, और हम देखेंगे भारत एज द प्रेसिडेंट ऑफ G20, भारत एज द मेंबर ऑफ ITU2, भारत एज द प्रेसिडेंट ऑफ SCO, हाउ कैन दीज फोरम्स बी यूज्ड टू चेंज द थिंग्स। आपको एक उदाहरण देता हूं, इनकी जिंदगी कैसे बनाई की जाए, इनके स्कूल कैसे बनाया जाए, इनकी लाइफ का कैसे, इनकी ईज ऑफ लिविंग में इनका इंडेक्स कैसे बढ़ाया जाए, इसका बेड़ा भारत ने उठाया है, जो आज तक किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं की। ये अपनी खुदगर्जी में उठाया नहीं। ये वासुदेवम कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम, ये कहने की बात ही नहीं, हम दुनिया के पटल पे इसको करके दिखा रहे हैं। नहीं तो हमें लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। G20 में हम अपने करीब 20-30 जो हमारे साथी हैं, जैसे सिंगापुर हो गया, काफी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है जो 20 के मेंबर नहीं, हम उनको बुलाएंगे। क्यों? वो हमारे साथी, वो हमारे मित्र हैं। यहाँ आप एक चीज देखिए, इनका दुख दर्द, इनकी परेशानियां को रिप्रेजेंट करेगा भारत, इनके लिए लड़ेगा भारत, इनकी चीज को रखेगा भारत, और इनको आगे निकालेगा भारत। ये इस अधिवेशन का मतलब है। जो बेजुबान है, जिनको जबान नहीं दी गई, उनको जबान देने का काम करेगा भारत, उनको स्वाभिमान देने का काम करेगा भारत, उनको पहचान देने का काम करेगा भारत। एक चीज सुनिए, प्रभु की ऐसी अनुकंपा है, ऐसी माया है। दो हमारे यहाँ कहते हैं कि माता लक्ष्मी राक्षसों के कुल की है। सबसे संपन्न जो है भूखंड है, वो है अफ्रीका, और विडंबना ये है, सबसे गरीब अफ्रीका है। सबसे संपन्न अफ्रीका, सबसे गरीब अफ्रीका है। दूसरी बात सुनिएगा, हम अभी 2 लाख किलो सोना किससे ले रहे? यूएई से। यूएई में तो मेरे भाई सोना नहीं है। सोना कहां से आता है? सोना आता है अफ्रीका से। यूएई वालों ने माइन का ठेका ले लिया, अब वो सस्ता बेच रहे हैं। जिसका हिस्सा है उससे मिल ही नहीं रहा। आज भारत की दवाइयों से अफ्रीका बचा पड़ा है, भारत की एजुकेशन से अफ्रीका में चल रही है, भारत का कपड़ा अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का सारा सामान अफ्रीका में बिक रहा है, भारत का हथियार अफ्रीका में बिक रहा है। अगर अफ्रीका खड़ा है तो भारत के दम पे खड़ा है। यहाँ एक है, अब मैं बहुत गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक है चिमगादड़ चीन, इतने पे अपनी भाषा को विराम दूंगा आज। उन्होंने इन लोगों का खून चूसने के लिए डेट ट्रैपिंग की। हमने इनको क्रेडिट लाइन दी, हमने इनको उबारा, हमने इनको दवाई दी, हमने इनको एजुकेशन दी, हमने इनको काम दिया, हमने इनको एनेबलमेंट दी, हमने वहां जाके इंडस्ट्रिया लगाई हमारे लोगों ने, हमने इनको बाइक दी, हमने इनको हर चीज दिया, हमने इनको सस्ते से सस्ती टेक्नोलॉजी मुहैया कराई, हमने अपनी यूनिवर्सिटियों में इनको एडमिशन दिया। इनका खून चूसने का काम नहीं किया। यही हालत है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका, अमेरिका के नीचे पर, अमेरिका और साउथ अमेरिका में आसमान और जमीन का फर्क है। वहां भारत है, अफ्रीका में भारत है, मिडिल ईस्ट के जितने गरीब देश हैं वहां भारत है, वेस्ट इंडीज के जितने गरीब देश है वहां भारत है, और एशिया में जितने गरीब देश है रोहित भाई, वहां भारत है। ये काम किया भारत ने। नहीं 20 लोगों की बात हम रखेंगे। ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है जिसकी कहने की हद नहीं, और ये आज तक कोई ना किसी ने करने की सोची, ना किसी को जरूरत लगी। और इसका मतलब नहीं कि हम बाकी 14% ट्रेड ऑफ करें, इधर और नहीं है, दोनों करेंगे। पर ये देखिए भारत का वर्चस्व, भारत का स्टैचर कितना बढ़ेगा, कितना पुण्य कर्म हम कमाएंगे। और देखिए सब महादेव की अनुकंपा है, ये सब मोदी जी का विजन है। ऐसा विजन आज तक किसी का न था ना है, शायद ही कोई मुझे दिख रहा अभी जिसका ऐसा होगा। इसे कहते हैं जीनियस एट पॉलिटिक्स।
अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचना। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा हाउ इज योर डेवलपमेंट मॉडल फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका और चाइना। मैं हमेशा एक ही चीज कहता रहा हर चैनल पे, वो टीवी हो वो डिजिटल हो, मैंने कहा वी बिलीव इन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, वी डोंट बिलीव इन यू नो मॉनिटरी डेवलपमेंट ओनली, पैसे के लिए डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। रोहित भाई आज एक और चीज बताऊं, थोड़ा हल्के टॉपिक से। रशिया में हाईएस्ट कन्वर्टेड रिलीजन कौन सा है? हिंदुइज्म। कंबोडिया में हिंदुइज्म, वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, पूरे अमेरिका और साउथ अफ्रीका में लॉट ऑफ पीपल आर कन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म बिकॉज उन्हें सनातन की ताकत समझ आ रही। इकोनॉमी से इकोलॉजी, फिर वही बात बोलूंगा, इकोनॉमी से इकोलॉजी को हम एक चीज में देखते हैं। ये है चीज, ये है वासुदेवम कुटुंबकम, ये है हमारी सभ्यता की शान, ये उसका गौरव। नहीं तो ये अधिवेशन करने का मतलब ही नहीं था। इनके लिए अब हम लड़ेगा, भारत लड़ेगा इनके लिए, और इनका इनका हक दिला के रहेगा। वैसे भारत के बात में जो है वो भारत कर ही रहा है, और भारत रोहित भाई कभी पीछे हटेगा नहीं। भारत हटने वाली चीजों का में आता नहीं है। और आज अफ्रीका का जो भरोसा हम पे, जो साउथ अमेरिका का भरोसा हम पे, जो मिडिल ईस्ट के गरीब लोगों का भरोसा हम पे, जो एशिया के लोगों का भरोसा है, जो हम पे कैरेबियन कंट्रीज का भरोसा हम पे है, मुझे बताइए इतना भरोसा जो बाइडेन पे नहीं है, जी तो खैर गिनती हुई नेता पुतिन पे नहीं है, क्या ये आपके मेरे लिए गौरव की बात नहीं है? गौरव की बात है हमारे लिए। और सनातन की ताकत दुनिया पहचान रहा है, ये महादेव की अनुकंपा है। हर हर महादेव। जी रोहित। हर हर महादेव। सर एक चीज और के होने जा रहा है एरो इंडिया शो, 21 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 500 से ज्यादा कंपनीज होंगी। अब एरो इंडिया शो में 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि छोटे छोटे कंट्रीज, चाहे वो ईस्ट तिमोर हो, बुर्किना फासो हो, लेसोथो हो, ये सब तो एरो इंडिया शो में पार्टिसिपेट करने लायक ही नहीं, क्योंकि वो बनाते ही कुछ नहीं। जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट या दूसरे एयरक्राफ्ट, वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो 25-26 से ऊपर नहीं है। तो ऐसे में 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे एरो इंडिया शो के लिए। एरो इंडिया शो आई थिंक जब 96 में शुरू हुआ था, तब तो बहुत कम कंपनीज और बहुत कम कंट्रीज थे इसमें। रोहित भाई सबसे पहले तो माँ भवानी के चरणों में नमन। ये अचीवमेंट नहीं है, ये तूफान है। आपने बहुत 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 बेहतरीन पॉइंट रखा। 21 कंट्रीज की बात नहीं है, बड़े जहाजों के मैन्युफैक्चरर केवल 5 है, छोटे मोटों को मिला के 5-10 और होते हैं। यानी कि इस अगर मैं डिफेंस एक्सपो की बात करूं, उसमें 1300 से ज्यादा कंपनीज आई थी, इसमें 500 से ज्यादा कंपनीज आएंगी जो छोटे बड़े पार्ट कंपोनेंट जो भी बनाते हैं। और आपको बताऊं, हमारी ये कंपनी मदरसन सुमी, मदरसन सुमी ने अफ्रीका का पूरा ऑटोमोबाइल मार्केट में जितने भी स्पेयर्स हैं, जितना भी इस गाड़ियों में सामान लगता है, डोमिनेंस कर रखी है। अगर आप देखें, भारत की हर कंपनी ने कहीं ना कहीं डोमिनेंस कर रखी है। और अब इस एरो शो में क्या डोमिनेंस है? पहले सबसे बड़ा एयर शो होता था सिंगापुर एयर शो, कहते थे दुनिया का बेस्ट एयर शो सिंगापुर, एक मॉस्को में होता था। उसमें भी इस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था जितना इंडिया में हो रहा है। जो भी मैन्युफैक्चरर है मेरे भाई, जो भी मैन्युफैक्चरर है, सब यहाँ आ रहे हैं। आप 21-25 मत गिनिए, जो भी मैन्युफैक्चरर जहां भी है, 500 कंपनियां, जो इसमें करीब कुछ एक आध 50 स्टार्टअप भी होंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर जहां कहीं भी है, वो आपको हमारी धरती पे, हमारी भारत भूमि पे दिखेगा। भारत ने शो लगाया, दुनिया से हर कोई भागा चला आया। भारत ने बुलाया तो हर कोई भागा चलाया। कहानी ये है ब्रदर, इतना बड़ा शो दुनिया में कहीं नहीं होता, इतनी ज्यादा कंट्रियां कहीं नहीं आती। ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा, हमको in a way they are paying what you solitude to us, and we appreciate that with gratitude. That is what we are saying. रोहित भाई, सिंगापुर के एरो शो में 21 कंट्रियां नहीं आती, सारे मैन्युफैक्चरर नहीं आते, कुछ आते कुछ नहीं आते, कुछ रशिया जाते थे, कुछ अमेरिका जाते थे। अमेरिका के बाद अगर इतना बड़ा एयर शो कहीं हो रहा तो भारत में हो रहा है। और आपने सही बोला था, 96-97 2 कंट्रियां आती थी। आज देखिए, अब ये देखिए, भारत का हर जगह वर्ष बढ़ रहा है। अब मैंने बोला थर्ड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन गए हम। अब हम किस जगह 1 2 3 पे नहीं है, हर जगह हम 1 2 3 पे, कोई भी चीज देखिए 1 2 3 1 2 3 उसमें है। और यही हमारे दुश्मनों की नींदें उड़ा रहा है, यही हमारे दुश्मनों का जो चैन है, चैन बेचारों का छीना जा रहा है। मिर्चें लग रही, जुलाब लग गई, उनको अच्छी बातें लगने दीजिए। हम तो भवानी के भक्त हैं, हम तो अपना कर्म पे विश्वास रखते हैं रोहित भाई। बाकी
जो देते महादेव देते, उनकी इच्छा से होता सब कुछ, उनकी सत्ता की बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता जी। राइट। अच्छा, एक चीज और, जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि इंडिया और जापान एक एक एक्सरसाइज, बायलैटरल एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें इंडिया की तरफ से सुकोई 30, ग्लोब मास्टर और IL-76 MKI ये पार्टिसिपेट करेंगे। जापान की तरफ से F-15 F-25 करेंगे। ये आपको 12-26 जनवरी के बीच में दिखेगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स चाइना थोड़ा सा ही दूर प्रैक्टिस करेगी, और वो उस लोकेशन पे प्रैक्टिस करने का मतलब ये है, एक तो हम जब भी कभी जरूरत पड़ेगी चाइनीज जापानीज एयरफोर्स के साथ वहां पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें वो टेरेन और उसकी मैपिंग कर देंगे, ताकि चाइना के उसका कभी भी लड़ाई हो तो हम लोगों के लिए वो नई जमीन ना हो। कैसा क्या ये इसमें कोई लॉन्ग टर्म गेम देख रहे हैं? देखिए ये देखिए जैक मा भाके तो जापान ही गया था ना, और जापान और चाइना की अदावत और रंजिश बहुत पुरानी है। और अब हम चाइना को क्या शुभ समाचार दे रहे हैं अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पे, कि हमारे दोस्तों की श्रेणी और श्रृंखला बढ़ती जा रही है, और अब दोस्तों पे भरोसा हो रहा है। और इस एक्सरसाइज की एक और विशेषता है कि हम तुम्हारे बॉर्डर पे आके हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन, मैं इसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा, शक्ति प्रदर्शन कहूंगा। और रोहित भाई, इसमें हमारी एक बेटी, पहली बार एक फाइटर पायलट, हमारी एक बेटी वो पार्टिसिपेट करेगी, मिस चतुर्वेदी, नाम अंकिता या कुछ, अंकिता चतुर्वेदी कुछ। अब ये नारी शक्ति जो है हमारी, जो हमारी मातृ शक्ति, जो हमारी बहनों की शक्ति, जो हमारी नारी शक्ति है, उसका भी प्रदर्शन होगा 26 जनवरी के दिन होगा, और दुश्मनों को होगा। क्योंकि देखिए, माँ दुर्गा हो या माँ चामुंडा हो, सब नारी रूपाई है। तो अब ये वुमेन एम्पावरमेंट ये होता है। आपको एक बात बताऊं, साइड थोड़ा सा हटके, ये जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिल रहे रोहित भाई, इन सब की रजिस्ट्रेशन आपको पता है मैंडेटरी लेडीज के नाम पे हो रही है। माँ हो, वाइफ हो, उसके नाम पे हो रही, मेल के नाम पे नहीं हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट कहने की बात नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट करने की बात है, ये होती है वुमेन एम्पावरमेंट। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने आज शायद आपने वो खबर देखी होगी, वो यूनिवर्सिटीज वाली, बिल्कुल, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी संदर्भ में थोड़ा सा प्लीज। हाँ रोहित भाई, आज मिलिट्री जियोपॉलिटिक्स से तो बात कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा, या कल के डेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ भारत में। पता नहीं हमारे मीडिया ने उसको कवर नहीं किया, क्यों नहीं किया मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद कुछ कहीं और बिजी रहेंगे, आजकल चीजें भी तो बहुत है बिजी रहने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ने 3 यूनिवर्सिटियां, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और येल को परमिशन दे दी है, वो आके भारत में अपना कैंपस लगाए। अब कहने को तो छोटी सी समाचार है, पर मैं इसके डेप्थ में जाऊंगा, 5-10 मिनट में मैं सारा समझा दूंगा हमारे भाइयों बहनों को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ये समझने की बात है, ये पहला एक बड़ा स्टेप हो रहा है। आज हमारा आईआईटी, इससे पहले मैं येल और फ्रांसिस में जाऊं, आज हमारा आईआईटी 7 कंट्रियों में ऑलरेडी प्रेजेंट है। We have 7 international campuses of IIT, and we'll have 5 international campuses of IIM. We already have IB in 5 international and 7 for IIT. पहली बात। दूसरी बात, जो एजुकेशन का मार्केट है रोहित भाई, ये करीब करीब 450 बिलियन से 500 बिलियन डॉलर का मार्केट है। हमारे पास 300 से 350 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो मार्केट है इंडिया का, पोटेंशियल इंडिया में। अब मोदी जी का आप देखिए, विजन देखिए कहाँ जाता है, व्हाट इज द विजन। जो हायर एजुकेशन का मार्केट है करीब 150 बिलियन से, कोई 250 कहता है, कोई 150, 160 कहता है, 160-75 बिलियन, एक 70-75 बिलियन का मार्केट है। यूएस में जो मार्केट बढ़ेगा रोहित भाई, 20 से लेके 25 तक 45 बिलियन डॉलर केवल यूएस में बढ़ेगा। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, ऑक्सफोर्ड की बात करें, स्टैनफोर्ड की बात करें, आईवी की बात करें, मैं खुद कॉर्नेल एलुमनाई हूँ, तो कॉर्नेल इज आईवी यूनिवर्सिटी, तो ये सब यूएस में। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पढ़ने के लिए आपका जो साल का खर्चा आज के डेट में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए आता है, जो हर एक के बस की बात नहीं है। और अगर आप देखें, हम लाखों स्टूडेंट हर साल बाहर भेजते हैं, तो कितना विदेशी मुद्रा का भंडार हम इस पे लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमारे कनाडा करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट, ऑस्ट्रेलिया
60,000 जाते हैं, कनाडा 1 लाख जाते हैं, कनाडा 1 लाख जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया 60,000 जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं। अभी आप यूएस की यूनिवर्सिटियों में देखें तो सबसे ज्यादा किसी यूनिवर्सिटी में चाइनीज है, उसके बाद इंडियन है, या कहीं इंडियन है फिर चाइनीज है। इंडियन चाइनीज ने मिला के 50 से 60% सीटें ले रखी है, बाकी कोकेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर्स अभी इंडियन है, मेजॉरिटी ऑफ द डीन्स इन आईवीवाई लीग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। अब ये चीज जो थी ये बिल्कुल चल रही, हमारी यहाँ की यूनिवर्सिटी बेहतरीन है, आईआईटी का लोहा दुनिया मानती है, आईएम का लोहा दुनिया मानती है, हर यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास है, हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है। पर रोहित भाई हमारी नजर तो 40-50 ट्रिलियन पे है ना, हमारी नजर 10-20 ट्रिलियन पे तो है नहीं। शिक्षा से बड़ा, माँ सरस्वती से बड़ा आशीर्वाद किसी भी सभ्यता को मिल नहीं सकता, ये आप मान के चलिए। अब मोदी जी का विजन क्या है, उन यूनिवर्सिटियों पे को अभी ये सब तैयारी हो गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को रूल्स रेगुलेशन बनाने को दिया गया। वंस ये अप्रूव हो जाएगा, बिल पार्लियामेंट में आएगा, बिल पार्लियामेंट में आएगा, साइन होगा, ये लॉ बनेगा। इससे क्या होगा, अभी जो आपका वहाँ 1 करोड़ में एक मास्टर्स डिग्री होती है, बैचलर्स डिग्री होती है साल की, वो यहाँ के 10 या 15 लाख में होगी। तो ये जो एजुकेशन है ये हमारे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए अवेलेबल हो जाएगी इस प्राइस पॉइंट पे। दूसरी बात, और ये जो 86% दुनिया है ना रोहित भाई, 86% जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, ये एजुकेशन उसके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इंडिया धीरे धीरे बनेगा एजुकेशन हब। ये वही रेवोल्यूशन है जो हमने आईटी में लाया था 15-20 साल पहले। इट इज सेम रेवोल्यूशन। एजुकेशन हब यहाँ बनेगा, रिसर्च यहाँ होगा, पेपर यहाँ लिखे जाएंगे, पेटेंट यहाँ से फाइल होंगे, इनक्यूबेटर यहाँ होंगे, वर्कशॉप्स यहाँ होगी, थीसिस यहाँ होंगे, थिंक टैंक्स यहाँ होगी, इनोवेशन यहाँ होगी, और ब्रेन ड्रेन रुक जाएगा। इनफैक्ट वी माइट हैव अ ब्रेन गेन। दूसरी बात, बहुत से लोग बाहर इसलिए पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई का स्तर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड है, दूसरा क्या मल्टीकल्चरल स्टडिंग है। मान लीजिए अभी आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जाओ तो आपको 10 कंट्रियों से बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे। जब यही चीजें इंडिया में होंगी तो आपको यहाँ शायद 50 कंट्रियों के स्टूडेंट मिले, क्योंकि ये एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। और ये मार्केट आने वाले टाइम में 500 बिलियन से $1 ट्रिलियन जाएगा। डॉलर की बात नहीं है, यहाँ हम वही 86% की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन 86% को क्या बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने का हक नहीं, उनके पास पैसे नहीं तो कहीं जाएंगे नहीं क्या? उन्हें आप उच्च शिक्षा नहीं दोगे, वंचित कर दोगे क्या? गरीब का बच्चा हार्वर्ड नहीं जा सकता? अब जाएगा, अब जाएगा। और यहाँ के हमारे विद्यार्थियों के पास क्या होगा? मुझे किसी ने बोला एक बार, कह रहा कि हार्वर्ड, मैंने कहा एक दिन हार्वर्ड यहाँ दुकान खोलेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि फुल फ्लेजेड कैंपस किसी कंट्री में आ रहा है। टाई अप्स अब भी है, आईआईटी के हैं, आईएम के टाई अप्स है, आईएसबी में 2-3 यूनिवर्सिटियां मिलके आ रही है, बट पूरा कैंपस यहाँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है रोहित भाई, होड़ लगेगी। पहले आएगा अमेरिकन, फिर आएंगे यूके वाले, फिर आएंगे ऑस्ट्रेलियन, फिर आएंगे कनाडा वाले। तो जब हमारे आने वाले नौजवान बच्चे बड़े होंगे, जो हमारे नौजवान अभी चल रहे हैं, जो अभी टीनेजर्स है, तो उनके पास ऑप्शन होगा, यहाँ बैठे बैठे इंडियन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, मिडिल ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। भूलिएगा मत, इंडिया वाज द एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड। शारदा की बात करें, नालंदा की बात करें, कितनी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। ह्यूंग सांग भी यहाँ पढ़ने आया था 2 साल पैदल चल के बर्फ पे। आपको अब समझ आया बख्तियार खिलजी ने नालंदा क्यों जलाई थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा केवल इसलिए जलाई थी, डर लगता था उनको माँ सरस्वती के प्रकोप से, माँ सरस्वती की ऊर्जा से। उन्हें पता अगर किसी कौम का उद्धार करना है, उससे आप शिक्षा दो, बाकी वो खुद कर लेगी। बख्तियार खिलजी ने इसलिए नालंदा जलाई थी। 10,000 टीचरों और 20,000 भिक्षुओं को मारने का काम किया था उसने। सब कहीं महीनों तक जलती रही नालंदा इसी डर से। और मोदी जी वो स्वर्णिम काल वापस ला रहे। शारदा भी यूनिवर्सिटी थी, जो भी शारदा पाकिस्तान में, जिसको आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि शारदा लेके रहेंगे, क्योंकि बाबा यहाँ है, बाबा भोलेनाथ यहाँ है, माता वहां, ऐसे कैसे होगा भाई? ये तो वापस मिलाना पड़ेगा ना हमें, तो ये तो मिलाएंगे जरूर। इसीलिए शारदा का भी विध्वंस किया, इसीलिए आतताइयों ने, आतंकवादियों ने, इन इन्वेडर्स ने यूनिवर्सिटियां जलाई। बख्तियार खिलजी ने नालंदा क्यों जलाई? जिस दिन हमें ये समझ आएगा, आपको समझ आएगा मोदी जी कितना बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। और कुछ सालों में इंडिया विल नॉट बी द ओनली आईटी हब, इंडिया विल बी आल्सो द एजुकेशन हब ऑफ द वर्ल्ड। फिर माँ सरस्वती की अनुकंपा इस पावन धरती पर रहेगी, और इस धरती का प्रचलन और प्रसारण पूरे विश्व में होगा रोहित भाई। इट्स अ बिग गेम चेंजिंग मोर। हमारे लिए एजुकेशन, हमारे आने वाले जनरेशनों के लिए एजुकेशन सबको अवेलेबल होगी। जाते जाते एक छोटी चीज बोलूंगा,
आप जानते हैं भारत की कोई बात होती तो मैं बहुत पुलकित हो जाता हूँ, बहुत हर्षित हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भारत की शक्ति कितनी है। मैं अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी करता था, वहां पे जितने हमारे लोग थे वो सब सबमरीन ऑप्स। हमारा इंजीनियरिंग हेड भी सबमरीन ऑप्स में था। तो मैंने एक बार अपने सीटीओ से पूछा, वो भी सबमरीन ऑप्स था बाय द वे। मैंने कहा एक बात बताओ, ये सारे सबमरीन ऑप्स वाले क्यों हैं, या कुछ सबमरीन से कुछ हमें सीखने को मिलता है, क्या मिलता है? कहता तुमने बैचलर्स कहाँ से किया? मैंने कहा इंडिया से। कह रहा तुम लकी हो। मैं कहा क्यों? कह रहा यहाँ 50 से 60 हजार डॉलर लगता है बैचलर के 1 साल का, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास, मिडिल क्लास में इतना पैसा ही नहीं होता वो कर पाए, इसलिए वहां डिग्री, एक बैचलर डिग्री इज अ बिग थिंग। कह रहा, मैंने कहा तो हम क्या करते हैं? कह रहा हम क्या करते हैं, यूएस डीओडी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 10 साल का सबमरीन ऑप्स का। कह रहा उसमें से वो ये सुनिएगा, उसमें से वो 4 साल हमें ट्रेनिंग कराता है इंजीनियरिंग, और 6 साल हम सबमरीन में रहते हैं। तो मैंने कहा सबमरीन? कहता सुमित डू यू नो व्हाट इज सबमरीन? मैंने कहा नहीं। कह रहा इट्स अ मेटल ट्यूब thousands of feet below the ocean. You have no idea where you are. You have no idea you're in friendly waters or hostile waters. You don't see the sun for months. You never know will you come up alive or not. You are in a fragile tube. One small thing can break the tube and your pieces will never be found. कह रहा it's a living dungeon. सबमरीन ऑफ सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता आप कहाँ हो। कह रहा है बहुत से सबमरीन दुनिया में खोते पता ही नहीं लगता। अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन खोई है बाय द वे, आज तक नहीं मिली। और एक पाकिस्तान की भी खोई, जिसको हमने उड़ा दिया, जो कह रहे हैं गाजी जो थी वो खो गई, हमने उड़ाया उनको। तो कहने की बात है, कह रहा उसमें अगर आप 6 साल लगा के आते हो, 8 साल 6 साल जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद यू कैन लीव एंड हिट द कॉमन ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इसीलिए सब सबमरीन ऑप्स के थे। ये एजुकेशन, ये पढ़ाई यहाँ फ्री में आज के डेट में है, और उस स्तर की पढ़ाई मोदी जी ला रहे हैं यहाँ लिटरली एट योर एंड माई अफोर्डेबल प्राइसेस। एजुकेशन लोन है, सब कुछ हमारे देश में अवेलेबल है, कोई चिंता नहीं। ये बताइए भारत के नौजवानों के लिए, ये भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा सशक्तिकरण है। इससे बड़ा सशक्तिकरण कोई हो सकता है? और जिस देश में, जिस समाज में माता सरस्वती का स्थान उठता हो, ऊपर हो, एक चीज की तो गारंटी है रोहित भाई, उस समाज, उस स्थान का कभी पतन हो ही नहीं सकता। ये खुद भागवत में लिखा, उस स्थान का कभी पतन हो ही नहीं सकता, और वो चीज हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ये अभी तक किसी कंट्री ने नहीं किया है। अब बताइए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हम सांड के कांड में फंसे रहते हैं दिन भर, पर ये चीजें हैं जो हमें देशवासियों को बतानी है, समझानी है, और इसीलिए शायद लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे चैनल को प्यार करते हैं, वीडियो का इंतजार करते हैं। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है हमारे देशवासियों, हमारे भाइयों के, हमारी बहनों के साथ ये चीजें साझा करने में, क्योंकि दुश्मनों की भी खबर रखते हैं, पर अपनी जो उपलब्धियां हैं उन पे ज्यादा नजर रखते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और कि खबर ये भी है कि इंटरनेट 10 दिन से बंद था इसमें बलूचिस्तान में। उसके बाद इंटरनेट खोला गया, शायद बहुत पूरे में नहीं, हल्का। और साथ में प्रोटेस्ट फिर हुए हैं। अच्छा, ये खबरें मुझे मिलती कहाँ से? ये लेटेस्ट खबर बहुत सारे पूछते हैं मिलती कहाँ से? कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। आप लोग जाइए टेलीग्राम पर, जाके हक्काल मीडिया एक ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऑफिशियल मीडिया ग्रुप है, उसमें सारी खबरें वो डालते हैं। सिर्फ हक्काल मीडिया को ज्वाइन करना है और आपको मिलती रहेगी। और जब वो ग्रुप बंद किया जाएगा तो आपको बता देंगे कि अगला ग्रुप मेरा ये रहा, इसे ज्वाइन करना। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक जर्नलिस्ट होते हैं तो आपको ये चीजें पहले पता चल जाती है। तो ये चीजें देखने वाली है कि कैसे आती है खबरें, और कैसे हम लोग आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसमें एक्सपर्ट है, कोई आदमी जॉब कर रहा है तो उसमें एक्सपर्ट है। तो आप लोगों इस पे आप लोगों की एक्सपर्टीज नहीं होती, इसलिए ये हमारी एक्सपर्टीज है, हम यहाँ से खबर निकाल के आपको देते हैं। तो ये ऐसे ही आपको लेटेस्ट खबरें और देते रहेंगे। सुमित सर, रात को 12:30 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है। यस सर। एक बात जाते जाते कहूँगा रोहित भाई, एक एंगल और है, कभी उस पर डिटेल में बात करेंगे। कि पाकिस्तानियों को थोड़ा समझना चाहिए। मुझे पता आपका शो पाकिस्तान में जरूर देखा जाता है, पाकिस्तानी जरूर देखते हैं। एक दिन को शुभ समाचार सुना दूं, अच्छा लगता है ना, जाते जाते दोस्त है हमारे, शुभ समाचार सुनाना चाहिए। ये जो तालिबान का हेड है अभी, मेरे कुछ सोर्सों ने कहा ये आधा बलोची है। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग अस। इस समय रात को 12:30 बजे ये
ठंड बहुत है बाहर, नो डाउट अबाउट इट। ऐसे में भी आप आए, ये आपकी देशभक्ति और कुछ नहीं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार, धन्यवाद सर। थैंक यू रोहित भाई, नमस्कार, जय हिंद।